Hello guys, how are you? I hope you are all fine and I am Pooja, your chemistry teacher. Welcome to my YouTube channel Chemistry Classes by Pooja Yadav. And now we will discuss about the how to represent electrochemical cell and electrode potential. Okay, firstly we will discuss about the how to represent electrochemical cell. We will discuss about this cell. This one is the electrode, zinc electrode, and which is anode, and this one is the electrode cathode. और आपने ये भी देख लिया होगा कि इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो कैसे होती है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो एनोड है उसमें क्या होता है कि जो जिंक है वो किसमें कन्वर्ट होता है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन यूज करता है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेटल है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. कब? जब इस सेल के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, हाफ ही तो है क्योंकि हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, तब कंप्लीट रिएक्शन होती है. एंड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ हो रही है जिसमें मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये है आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर. ठीक है, ऐसे ही रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी. आपने पढ़ा हुआ है क्या कि जो कैथोड है उस पे क्या होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ. कैथोड जो है इसमें आपके पास में क्या है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मेटल आयन होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, मेटल के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने 2 प्रोसेस देख ली. अब हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो आपको देखना है. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसमें हमने एक चीज यूज में ली हुई है, वो क्या है, सॉल्ट ब्रिज. तो आपको वो भी मेंशन करना है. ठीक है, तो फर्स्टली क्या होता है, आप डबल लाइन यूज करते हो. ये डबल लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज. अब मैंने अभी कहा एक आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही है और एक आपके पास कैथोड हाफ रिएक्शन हो रही है. ठीक है, ये किस पर होती है, एनोड पर होती है, और ये वाली रिएक्शन किस पे होती है, कैथोड पे. दैट मीन्स हमने इलेक्ट्रोड जो है वो भी 2 अलग अलग यूज में लिए. तो उन इलेक्ट्रोड्स के लिए आप क्या यूज करोगे, सिंगल लाइन यूज करोगे. ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो आपका कैथोड पोर्शन होगा और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो क्या होगा, एनोड. तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड. ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, कैथोड है. अब एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो रही थी जिसमें मेटल किसमें चेंज हो रहा है, मेटल आयन के अंदर. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मेटल, और यहाँ क्या लिखेंगे, मेटल आयन. यहाँ पर N पॉजिटिव लिख दो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं. बाकी अगर हम गैल्वेनिक सेल लेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे उसमें जरूरी थोड़ी ना ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, कोई 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, कोई 3 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. तो हम N पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसमें मेटल आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल के अंदर. तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, Mn पॉजिटिव, किसमें चेंज हो रहा है, मेटल के अंदर. तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो अगर हम ये वाला सेल देख रहे हैं और इसका अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे, सिंपल. हमें सबसे पहले क्या देखनी है, ऑक्सीडेशन देखना है, क्योंकि हम रिएक्शन जब लिखते हैं तो सबसे पहले एनोड वाली रिएक्शन ही लिखते हैं, ऑक्सीडेशन वाले लिखते हैं. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक 2 पॉजिटिव में. तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, जिंक
जो कि एक एनोड की तरह बिहेव कर रही है, जिंक 2 पॉजिटिव, एंड डबल लाइन जो कि सॉल्ट ब्रश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कैथोड पर क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर में चेंज हो रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सिंगल लाइन कॉपर। तो अगर रिप्रेजेंटेशन आ जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है तो वो भी मैंने आपको कराया था, और ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था फर्स्टली रिप्रेजेंटेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगी जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी रहती है। तो एक्चुअल में सबसे पहले हमें ये देखना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, वो भी यहीं से ही रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक चीज और आपके माइंड में होनी चाहिए बच्चों कि यहाँ पर जो एनोड है उसमें हमेशा जो ये एनोड होगी वो क्या होती चली जाती है, थिन, और कैथोड जो है वो हमेशा क्या होती चली जाती है, थिक। मतलब वेट ऑफ कैथोड इंक्रीज होता है और वेट ऑफ एनोड डिक्रीज होता है, ठीक है। ये भी आपको माइंड में क्लियर रखना है, क्योंकि काफी जो जैसे आपने क्या किया कि अपना जो प्रोजेक्ट बनाया वो आपने केमिकल सेल के ऊपर बना लिया, ठीक है। तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होते हैं, जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं, वो वाइवा के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे अभी आप और भी पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने रेफरेंस पोटेंशियल लिया उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, छोटी छोटी है, ठीक है, लेकिन बहुत बेसिक पॉइंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हम ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं हेडिंग डाल रही हूँ यहाँ पर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पर पढ़ते हुए आ रहे हो, देखते हुए आ रहे हो ना क्या कि जो ये एनोड है जो कि जिंक की है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, जिंक पॉजिटिव आयन के अंदर। यहाँ जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है सॉल्यूशन के, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ पर कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो मेटल है वो फर्स्टली मेटल आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रोड है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ सॉल्यूशन में क्या है, मेटल आयंस हैं Mn पॉजिटिव, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, मेटल का सेपरेशन हो रहा है ना, आयंस का सेपरेशन हो रहा है, क्योंकि मेटल किस में चेंज हो रहा है, मेटल आयन साथ में क्या रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो यहाँ आयंस का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चाहे एनोड हो चाहे कैथोड हो, जहां पर आयंस का सेपरेशन होता है वहां क्या होता है, क्योंकि सेपरेशन इजीली हो गया, हम ये नहीं कह रहे कि ये दोनों अट्रैक्टेड है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्टेड है, नहीं है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जा रहे हैं और पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में है। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का क्या हो गया, अलग अलग सेपरेशन हो गया, और जहां पर सेपरेशन होगा वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, और उसी पोटेंशियल को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। वो पोटेंशियल जो होगा वो आपका दो टाइप का होगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर हाफ रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पर हाफ रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आएगा और रिडक्शन भी पोटेंशियल आएगा, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, तभी तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओगे। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ आयंस, कौन से आयन, मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन, उसी को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, पोटेंशियल डेवलप्ड बाय separation of metal ion and
इलेक्ट्रॉन, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ मेटल टू मेटल आयन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो उसी को ही आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दो देखने को मिलेंगे। तो सिंपल है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, पोटेंशियल डेवलप्ड एट द एनोड। ठीक है, आप यहाँ पर एक वर्ड यूज करोगे, एट एनोड बाय सेपरेशन ऑफ मेटल आयन। इलेक्ट्रॉन मत लिखो बेशक से, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। ठीक है, दैट मीन्स वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल डेवलप्ड एट कैथोड बाय सेपरेशन ऑफ मेटल आयन। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेटल 2, ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में चेंज हो रहा है, यहाँ पर कॉपर में हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, मेटल आयन, और यहाँ पर क्या है, ये मेटल है, तो सेपरेशन ही तो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, तो आपको ये दो पोटेंशियल याद रखने हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है। तो जहां पर ऑक्सीडेशन की बात आई वहां आप कहोगे कि जो इलेक्ट्रोड है उसका वेट क्या हो रहा है, कम, और जहां रिडक्शन की बात आ रही है वहां आप क्या कहोगे हमेशा कि जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या हो रहा है, वेट ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये वेट वाला मैंने टर्म पहले भी बताई थी और अब भी बता दी है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर देखें ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन जब प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि जो मेटल है वो किस में चेंज हो रहा है, मेटल पॉजिटिव आयन में। इसका मतलब जो मेटल आयन है वो कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, है ना। अच्छे से देखना, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है उसका प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कैथोड पर या फिर जहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, मेटल आयन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, मेटल के अंदर। इसका मतलब यहाँ से मेटल आयन क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो क्या है, कम है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आपको। तो इसका जस्ट अपोजिट रहेगा। कहने का मतलब ये है, ये समझाने का मतलब ये था, आप प्रेशर याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है उसका जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं, यहाँ गेन किए जाते हैं। फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, इसमें जो मेटल आयन है वो सॉल्यूशन के अंदर जाता है और इसमें जो मेटल आयन है वो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, अपोजिट जा रहा है। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने इसलिए बताया है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा किसका, ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको आप EOP से डिनोट कर दो, वो हमेशा अपोजिट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिडक्शन। ठीक है, RP का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है और OP का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये टर्म आपके पास काम आने वाली है अभी जो नेक्स्ट पॉइंट कराने वाली हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। अब देखो, ये तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी बात की, ऑक्सीडेशन की एंड रिडक्शन पोटेंशियल की, दो पोटेंशियल डेवलप हो गई। बट ये एक है क्या, कंप्लीट सेल ही तो है। ठीक है, इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकालना है, सेल का निकालना है। तो सेल पोटेंशियल जो होता है इसको आप एक और नाम देते हो, और करके लिख लेना, EMF। ठीक है, EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर सेल पोटेंशियल होता क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हमें पता है हाफ रिएक्शन यहाँ हो रही है, हाफ यहाँ हो रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों से ही तो क्या आएगा, सेल पोटेंशियल आएगा।
ठीक है। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, जो टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को आप क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ना, पोटेंशियल डेवलप बाय सेपरेशन ऑफ मेटल आयन, ये तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। लेकिन अगर सेल पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो उसके अंदर आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है, तो सिंपल है कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल आया है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, सेल पोटेंशियल होगा। तो हम सेल पोटेंशियल को कैसे लिखेंगे, सिंपल, क्या, डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है। और ये आपको काम आने वाला है, अभी अभी बताया मैंने, कैसे आएगा वो हम निकालेंगे। देखो सेल पोटेंशियल अभी बताया, डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल या फिर ईएमएफ बोलोगे। अब देखो ये जो सेल पोटेंशियल है इसको हम ई सेल से डिनोट कर रहे हैं। तो ई सेल है क्या एक्चुअल में, वो देखो, इन दोनों को आप लेकर चलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन वाला, ठीक है, वो आप लेकर चलो दोनों। अभी अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो मैंने माइनस ई आर पी लिखा है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो लिख दो ई सेल इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, ई क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, बट किसमें, माइनस में, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल। एक चीज और समझाने वाली हूँ, अभी देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस की टर्म है, ये प्लस की टर्म है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, माइनस यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब ये दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है तो हमें पता कैसे चलेगा कौन एनोड है कौन कैथोड है। अब नोटिस करने वाली बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, तो ब्रैकेट में लिख दो एनोड, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कैथोड, क्योंकि ये चीज मेंशन करनी जरूरी है। अब यहाँ भी क्या लिखोगे, एनोड, ठीक है, और यहाँ क्या लिखोगे, कैथोड, क्लियर, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है ये क्या है, इसका एनोड पर ही है, और इसकी वैल्यू जस्ट अपोजिट है, तो ये भी एनोड के लिए ही बताई गई है, तो ये एनोड ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखना है, वो भी कौन सा, रिडक्शन वाला, और यहाँ किसका देखना है, एनोड का, तो ये है एनोड और ये आ जाएगी कैथोड। तो ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे लिख दो। लेकिन हमें देखना क्या है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल ही देखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देखना, क्योंकि जो कैलकुलेशन की गई है साइंटिस्ट के थ्रू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही कैलकुलेट किया है, ऑक्सीडेशन नहीं किया, ठीक है। और वो एक पूरी की पूरी वैल्यू जो है उनकी एक पूरी लिस्ट है, एक सीरीज है जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, सेल पोटेंशियल भी समझ में आ गया। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। अब एक चीज आती है, वो क्या, एक हम नॉर्मल पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। अब उन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले वो समझ लो, फिर हमारे पास फॉर्मूले भी और आ जाएंगे। तो देखते हैं अभी वो। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होता है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको आप NEP लिख दो, ठीक है, एंड एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको आप लिख दो SEP, ठीक है, ये लिख दो आप।
अब देखो यहाँ पर आपके पास में जो नॉर्मल है और स्टैंडर्ड है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने जो सेल लिया है, सपोज मैं अभी एक ही हाफ सेल ही बता रही हूँ, आपने जो ये सेल लिया है और इसके अंदर इलेक्ट्रोड था एंड यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर आपने भरा है, इस इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको कंसेंट्रेशन पता है, नॉन कंसेंट्रेशन है, दैट मीन्स 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, तो इसका मतलब वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसकी नॉर्मल मतलब आपको कंसेंट्रेशन नहीं पता, ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ कंसेंट्रेशन कितनी है, इसका मतलब वो क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल कर आएगा, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई कि यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, अननोन होती है, ठीक है। बट यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन टर्म होती है वो क्या होती है, नॉन होती है, और वो भी कितनी लेते हैं हम, 1 मोलर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ भरा होगा, जैसे जिंक सल्फेट भरा था तो 1 मोलर जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट भरा है तो 1 मोलर कॉपर सल्फेट, तो इस टाइप से। सेकेंड टर्म क्या आती है कि यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन की जो टर्म है वो नॉन है, तो इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो कितना रहता है, 298 केल्विन, एंड जो प्रेशर होता है वो मेंटेन किया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक। आपको पता है एनवायरमेंट का क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, अननोन, और जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, अननोन। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर, टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये क्या हो गई नॉर्मल कंडीशन, ये क्या हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन जहां पर होती है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस, वहां जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको आप बोलोगे NEP, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, ठीक है, तो उस केमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसको आप बोलोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, जहां पर क्या हो, कंसंट्रेशन की टर्म, टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, फिक्स हो। मैंने आपको बता दिया क्या क्या होना चाहिए। वहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, चाहे वो ऑक्सीडेशन वाला हो चाहे रिडक्शन वाला हो, उसी को आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, आप ये लिख सकते हो ना, पोटेंशियल डेवलप when चार्ज सेपरेशन या फिर मेटल आयन सेपरेशन, ठीक है, when charge separation and their concentration will be 1 molar, temperature 298 Kelvin and pressure क्या रहेगा 1 atmosphere, ठीक है। तो उसी को आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोलोगे। क्लियर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे टर्म्स बताई थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, उसमें ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, और हमने देखा सेल पोटेंशियल क्या है। तो सेल पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो सकता है, हमने कंडीशंस ये लगा दी, ठीक है। तो जब आप सेल पोटेंशियल को लिखोगे ई सेल को, तो जब भी आप स्टैंडर्ड टर्म ले रहे हो, स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हो, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप डिनोट करते हो ई नॉट से, ठीक है। तो सेल का है तो आप क्या लिखोगे, ई नॉट सेल। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो अगर वहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो आप क्या लिखोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर ये चीज। तो ये नॉट टर्म कहां से आई, ये टर्म आई है स्टैंडर्ड कंडीशन से। स्टैंडर्ड कंडीशन जहां, वहां स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको हम डिनोट करेंगे ई नॉट से।
क्लियर है आपको? तो यहाँ पर ई सेल भी मैंने आपको कहा था कि जस्ट वेट करो, एक और फॉर्मूला निकल के आएगा। तो कंफ्यूज मत होना कि बुक में तो ई नॉट दिया था, मैम ने ई बताया था, तो वो नॉर्मल कंडीशन थी। स्टैंडर्ड करोगे तो आपके पास ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आएगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड कंडीशंस चाहिए, ठीक है, और इसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी चाहिए। तो वहां हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी इलेक्ट्रोड का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और वो भी कैसी होगी? स्टैंडर्ड होगी। शी भी बोल सकते हो आप इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड नॉर्मल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे। एक नर्नेस्ट साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, एक इक्वेशन दी थी, और उस नर्नेस्ट इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज है, अलग अलग कैलकुलेशन होगी, और इसके बेसिस पे जो फॉर्मूले निकल के आएंगे उनसे हमें फिर न्यूमेरिकल्स भी करने। और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं ना बच्चों, बहुत इजी आते हैं। कुछ नहीं, आपको सारी वैल्यूज मिलेंगी, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, उन फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है आपको, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जो पोर्शन है उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, पहले हम थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। तो अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शी, दैट मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बच्चों, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम आज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 2-3 इलेक्ट्रोड्स का आपको कैलकुलेशन करना बताऊंगी। तो ऐसे ही कैलकुलेशन किया गया और उससे क्या हुआ, एक पूरी सीरीज आ गई, क्योंकि आपके पास जरूरी नहीं है कि एक ही मेटल हो, एक ही इलेक्ट्रोड हो, या फिर एक ही इलेक्ट्रोलाइट हो, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हम यूज कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड हम मेटल जो इलेक्ट्रोड है वो यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके बेसिस पर उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा कैलकुलेशन करके एक सीरीज बनाई जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो वो सीरीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती क्या है पहले तो वो समझो, और फिर उसमें स्टैंडर्ड कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एक तो हमें इलेक्ट्रोड चाहिए जो कि किस फॉर्म में होनी चाहिए, गैसियस स्टेट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी हमें जो आपके पास में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं उसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है एक्चुअल में, एक आपने कंटेनर लिया, हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रहे हैं सपोज करो, और इसमें हमें क्या करना है, एक वायर लेनी है और उस वायर से हमें कनेक्ट करना है किसको, प्लैटिनम को, ठीक है। ये आपको पता है प्लैटिनम जो होती है इलेक्ट्रोड वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। तो इसको हम गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो हाइड्रोजन गैस तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लैटिनम कॉटेड लेते हैं, ठीक है। आप प्लैटिनम का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वायर को आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, इस टाइप से, और फिर हम यहां से इसमें हाइड्रोजन गैस डालते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस डालेंगे यहाँ से, तो आपकी ये जो वायर होगी ना वो कंप्लीटली कवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं इसमें, यहाँ से क्या आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस आप ले रहे हो, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना उसमें भी क्या प्रेजेंट होने चाहिए, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होने चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लोगे उसमें H पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, क्योंकि उसमें H पॉजिटिव होता है।
H2SO4 में भी क्या होता है, H पॉजिटिव आयन होता है, बट कितना लोगे, 1 मोलर लोगे, ठीक है। और जो आप यहाँ पर गैस दे रहे हो, इसका जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर हम टेम्परेचर को मेंटेन कर देंगे, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरी स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई, इसी को ही आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हो। तो देखो बच्चों, जब भी हम कोई रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर जो 11th की जो फर्स्ट यूनिट के अंदर है, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम रेफरेंस जो एटम है वो कार्बन लेते हैं, उसी के बेसिस पे फिर कैलकुलेशन हो पाती है, अदरवाइज तो कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस माना है, ठीक है। रेफरेंस के बेसिस पे हम अदर इलेक्ट्रोड का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वो क्या माना, 0 माना, ये आपको ध्यान रखना है, ये मानी हुई कंडीशन है। तो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है किसका, इसका हाइड्रोजन के लिए, वो कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है, ये माना था, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं की थी, हम मान के चल रहे थे, और फिर इसके बेस पर हमने कैलकुलेशन कर डाली, बाकी अदर इलेक्ट्रोड का क्या आ गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, ठीक है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0 है। और इसमें क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है, ये ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें और रिडक्शन भी होता है, दोनों प्रोसेस होती है। जब रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीडेशन की तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, और जब रिक्वायरमेंट होगी किसकी, रिडक्शन की, तो इसमें रिडक्शन भी होता है। कैसे होता है वो देखो, आपको ये पता चल गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर ये एनोड की तरह बिहेव करते हो, सपोज करो ये एक बार एक इलेक्ट्रोड की तरह ही बिहेव करेगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी भी जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तब। सपोज करो कि ये एनोड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाए, H पॉजिटिव आयन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, यूज, यहाँ हाइड्रोजन 2 दैट मीन्स 2, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन गैस आप प्रोवाइड करा रहे हो ये किसमें चेंज हो रही है, H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इसमें होता क्या है, मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो आयन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो एनोड की तरह बिहेव करेगी, तो ये ऐसे रिएक्शन करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगी तो क्या होगा, तो कैथोड की तरह बिहेव करती है, दैट मीन्स रिडक्शन होगा इसमें। और रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में जो आयंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। अब ये ध्यान रखना प्लैटिनम का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्लैटिनम क्या होती है, न्यूट्रल होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन किसका, HCl का, इसमें क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से आएंगे, ठीक है, ये तो इसके थे। लेकिन अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करती है तो एनोड से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको ये एक्सेप्ट करेगी, और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगी तो किस में चेंज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस के अंदर। इसका मतलब यहाँ बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये एनोड की तरह भी बिहेव करती है और कैथोड की तरह भी बिहेव करती है, इसीलिए इसको हमने रेफरेंस मान के चले हम, ठीक है। आप सपोज करो कि ये एक ही इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती, तो हम किसी भी केमिकल सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों रिएक्शन होती है, आपको पता है कि दोनों रिएक्शन होती है सेल के अंदर, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तभी सर्किट पूरा होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो वोल्ट मीटर में हम देखते हैं। तो जितना वोल्ट आया वही इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है सेल का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं जो दोनों की तरह काम करे, क्योंकि अगर वो एक की तरह काम करेगी तो फिर हम दूसरे का निकाल ही नहीं पाएंगे। और एक चीज
जो हम रेफरेंस ले रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए, ताकि जो वोल्ट मीटर में आपके पास वोल्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो एक ही इलेक्ट्रोड का होगा, क्योंकि इसका तो जीरो होता है तो इजी हो जाता है कैलकुलेट करने में, इसीलिए इसको जीरो मान के चले। ठीक है, और ये दोनों की तरह बिहेव करती है, रिडक्शन भी होता है इसमें और ऑक्सीडेशन भी होता है, कैथोड की तरह भी बिहेव करती है, एनोड की तरह भी बिहेव करती है। तो ये चीज अभी आपको समझ आने वाली है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसकी हेल्प से अदर इलेक्ट्रोड्स का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल सेल बताया था, तो इसका SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे। ठीक है, इसका क्या होगा, हमें निकालना है या रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, निकालना कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, हाइड्रोजन का, तो आप इसको बोल सकते हो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, PV लगा लो। ठीक है, ये जीरो है। अब आपने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन करना है, तो एक चीज ध्यान रखना, आपने इलेक्ट्रोड किसके लिए, प्लैटिनम की, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड है, यहाँ कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं है, डबल लाइन हमें लेना नहीं, और ये यहाँ पर एनोड की तरह भी बिहेव कर रही है और कैथोड की तरह भी बिहेव कर रही है। तो आपको बस छोटी सी टर्म लेनी है, वो क्या, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी है, प्लैटिनम की है, तो ये इलेक्ट्रोड है, इसीलिए हमने लाइन लगा दिया कि ये हमारी इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम की। इसमें क्या होता है, H2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट होता है। तो सिर्फ आपको एक ही चीज रखना है, H2 जो है वो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और जो H पॉजिटिव आयन है वो किस फॉर्म में, एक्वस, क्योंकि सॉल्यूशन फॉर्म बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो H2 गैस फॉर्म है, तो इसका क्या होता है, प्रेशर होता है, जिसको आप 1 एटमॉस्फेयर बोलते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, तो ब्रैकेट में आप कंसेंट्रेशन और क्या लिख दोगे, प्रेशर लिख दो, क्योंकि ये गैस है तो इसका प्रेशर लिख दो, ये एक्वस फॉर्म है तो इसकी कंसेंट्रेशन लिख दो। ये होता है रिप्रेजेंटेशन किसका, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखो बच्चों, इसकी हेल्प से हम अदर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें पता है कि जो गैल्वेनिक सेल थी हमारी, उसमें क्या था, अब मैं कुछ चीजें यहीं पर मेंशन करते जा रही हूँ। ठीक है, देखो आपकी ये है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और जो सेकेंड आप लोगे वो क्या लोगे, वो देखो जिसका आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने कहा गैल्वेनिक सेल आपने पढ़ा, उसमें आपने क्या देखा, एक हम जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे थे, एक हम कॉपर की ले रहे थे। ठीक है, अब उन दोनों का अगर हमें निकालना है तो दोनों को अलग अलग करो और उनके साथ में हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, तो क्या किया मैंने कि एक तो मैंने जिंक की इलेक्ट्रोड ली और दूसरा मैंने सेटअप कर दिया किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब इसकी हेल्प से हम जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ठीक है, वही है आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज तो यहाँ पर लेना ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर जो ये वायर है, इसको आप क्या करो, कनेक्ट कर दो, किससे, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं टर्म हटा रही हूँ क्योंकि हम ये नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं या मेजरमेंट कर रहे हैं, आप ये बोल सकते हो, मेजरमेंट या फिर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका निकाल रहे हो आप, जिंक इलेक्ट्रोड का निकाल रहे हो, ब्रैकेट में आप ये लिख दो। तो ये हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, जिंक सल्फेट है, जिसकी कंसेंट्रेशन आपको 1 मोलर लेनी है, स्टैंडर्ड टर्म लेनी है क्योंकि हम स्टैंडर्ड ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। एनोड पर होता क्या है कि जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट होती है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, लूज कर देती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब जो ये हाइड्रोजन
कि इलेक्ट्रोड है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी। इसका मतलब जो H पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। क्यों करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो H पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनने लग जाते हैं, बबल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, और ये बबल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हाइड्रोजन गैस। किस पर, कैथोड पर। ठीक है, तो आपके पास में प्रोडक्ट भी आ गया, रिएक्शन भी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा हमने देखा कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है क्या कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पर सिर्फ एक ही निकलेगा, क्योंकि इसका तो 0 होता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर जितनी वैल्यू आएगी वही जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसका निकालने हैं, जिंक का निकालने, क्योंकि जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक टू पॉजिटिव आयन में। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो क्या होगा, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो जब ये पूरा सेटअप करके और यहाँ पर आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया, देखा, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आई, 0.76 वोल्ट। तो ये जो ये आपके पास वैल्यू आई है वो रिडक्शन पोटेंशियल की आई है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन हुआ है ना इसमें, तो ये किसकी वैल्यू आई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आई है। बट आपको तो किसकी निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल की। और हमें पता है रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है वो किस में होता है, माइनस में होता है। बताया था ना आपको कि जो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो होता है माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जो ई नॉट था किसके लिए, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जो आया जिंक के लिए। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड आपको लगाने आगे। ठीक है, स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है ई नॉट किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का, वो कितना आया, -0.76 वोल्ट आया। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इस टाइप से मेजरमेंट करके और पूरी की पूरी सीरीज निकाली। ठीक है, और उनको एक सीरीज में अरेंज किया। तो हमेशा ये याद रखना कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, किसका, कैथोड का, वो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। बट देखो हमने यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है, ठीक है, किसका, एनोड का, क्योंकि ये एनोड की तरह बिहेव कर रही है। तो एनोड का ही हमने यहाँ पर क्या निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, वो किस में आया है, नेगेटिव के अंदर। याद रखना ये चीज, नोट डाल के लिख लेना अलग से अगर ध्यान ना हो, कि जो कैथोड है, कैथोड के लिए हमेशा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में, और एनोड के लिए हमेशा क्या होगा, नेगेटिव में। ठीक है, तो आपको जो सीरीज मिलेगी उसमें आपको पता चल जाएगा, जो वैल्यू दी हुई रहेगी ना उसी से पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, ऑक्सीडेशन की नहीं मिलेगी, रिडक्शन की मिलेगी। तो वहां पर आपको देख के समझना है कि किस में रिडक्शन हो रहा है और किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, या फिर ये समझना है कि कैथोड और एनोड की कौन कौन सी वैल्यूज है। फॉर्मूला आपको याद है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। कैथोड की वैल्यू पुट करो, एनोड की वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो, आपके पास सेल का क्या आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते टाइम ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैथोड दैट मीन्स रिडक्शन, एनोड दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। जहां पर ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, जहां रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है अलग से। तो ये हो गया है कंप्लीट। आप देखो बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या है, सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है, तो क्या करोगे, सिंपल है, पहले क्या लिखोगे, जिंक, फिर आप एनोड लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, जिंक टू पॉजिटिव आयन, फिर आप लगाओगे सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पर आपके पास
मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन बताया था ना, वो एज इट इज आप पुट कर दो, वही पूरे सेल के लिए क्या आ जाएगा, रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। ठीक है, आई होप सभी को ये चीज समझ आ गई होगी। और बच्चों मैं वोल्ट मीटर जब भी यहाँ लिख रही हूँ ना, तो इसमें आपको डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन यहाँ पर ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मैं यहाँ वोल्ट मीटर लिख देती हूँ, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं बतानी है। वो क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वाले में समझना अभी आप। तो ये हो गया है जिंक का। ऐसे ही हम कॉपर का भी करते हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम कॉपर का स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने पूरा वही डायग्राम यूज में लिया है, सिर्फ मैंने नाम चेंज किया है। ठीक है, मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ये कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो इलेक्ट्रोड जिसकी होती है उसका सॉल्यूशन भी उसी मेटल का होना चाहिए या उसी आयन का होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको। तो ये आपके पास अभी यहाँ बबल्स नहीं बन रहे। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन हटा रही हूँ यहाँ से। आपको क्या करना है, अब इसमें मेजरमेंट करना है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी देखेंगे किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कॉपर मेटल की तरफ। गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था ना, मैंने वो सेटअप ही तो अलग अलग किया, उसके बीच में मैं यहाँ पर ये ले आई हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आपने कॉपर में देखा था, कॉपर में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, है ना। तो क्या होता है कि कैथोड और एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा, ये आपको समझना है। तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, कैथोड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, इसका मतलब अब जो ये होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एनोड की तरह बिहेव करेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन जो गैस है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगी 2H नेगेटिव पॉजिटिव आयन में एंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। अब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है इस सॉल्यूशन के अंदर वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ बबल्स नहीं बनेंगे क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हो रही है। यहाँ पर कॉपर मेटल क्या हो रहा है, यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये मोटी होती हुई चली जाती है। तो यहाँ क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो आपको करंट बताना किधर से किधर गया। तो ये आपकी कैथोड की तरह बिहेव कर रही थी, जहां पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। तो अब तो बहुत इजी है, आप लिख सकते हो कि किसमें क्या हुआ, है ना। ये चीज आनी चाहिए, फिर आराम से बता सकते हो। यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा, उस वोल्ट मीटर में जितने आपके पास करंट आएगा वोल्ट के अंदर, दैट मीन्स वही जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर जा रही है, तो वो वाली जो वैल्यू होगी वो किसकी रहेगी, कॉपर की। इसकी तो रहेगी नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, हमने मान के चला। तो ये जो कॉपर के लिए आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि कॉपर 2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है, स्टैंडर्ड टर्म लिया है तो स्टैंडर्ड लोगे, वो कितनी आती है, 0.34 वोल्ट। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें ये वैल्यूज आपको मिलेगी। ठीक है, बट कैलकुलेशन कैसे की वो मैं आपको बता रही हूँ, जो सीरीज पूरी आती है वो कैसे आई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कॉपर के अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है। और रिडक्शन जब भी होता है, या कैथोड पर जो भी, कैथोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव के अंदर ही आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी है नेगेटिव के अंदर। ठीक है, नेगेटिव में किस में चेंज होती है, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जिंक किसकी तरह बिहेव कर रही थी, एनोड की तरह, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। बट कॉपर किसकी तरह बिहेव कर रही है, कैथोड की तरह बिहेव कर रही है। तो इसकी वैल्यू किस में रहेगी, पॉजिटिव में ही रहेगी, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम इजीली किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये आपकी कैलकुलेशन पूछी नहीं जाती कि कैसे निकालते हैं, बट एक्चुअल में ये पॉइंट है, बेस है समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से आई, तो वो यहाँ से आती है।
ठीक है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज रहती है बच्चों, कोई टॉपिक समझ नहीं आता, कोई पॉइंट समझ नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया भी करो, ताकि फिर मैं आगे और इम्प्रूवमेंट कर सकूं कि मैं उस चीज़ को अलग से लेके चलूं, या फिर आपके वहीं पर क्वेरीज को क्लियर करूं कमेंट बॉक्स के अंदर ही। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइक का बटन ही तो दबाना है। मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है, मैं मोटिवेट होती हूँ। जब मेरे व्यूज कम आते हैं, लाइक कम आते हैं, तो मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। अगर मोटिवेशन मिलती है तो वीडियो भी जल्दी जल्दी अपलोड करने का मन भी करता है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों आप ये काम जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।